तो 18 टॉपिक्स के बाद क्या ख्याल है, ये स्लाइड्स आज कंप्लीट करें या इनको कैरी फॉरवर्ड करें नेक्स्ट लेक्चर में करें? लॉ ऑफ टॉर्ट के हवाले से पहले पढ़ा है आप लोगों ने? इस जगह पे टॉर्ट का नाम सुना हो बाकी सब्जेक्ट्स में? कॉमन में इसके हवाले से पढ़ाया गया होगा। एलएसएम में नहीं पढ़ा? टॉर्ट कंपलसरी है यार, उसमें आता है, क्या हो गया, याद ही नहीं है? बेसिकली टॉर्ट जो है ना, ये कॉमन लॉ बेस्ड आप इसको क्राइम नहीं कह सकते, क्रिमिनल से इसका ताल्लुक नहीं। जो टॉर्ट है ना, वो बेसिकली सिविल रॉन्ग है। ठीक है, सिविल रॉन्ग मींस के जो ऐसी लाइबिलिटी जिसमें कोई आपको फिजिकल पनिशमेंट नहीं, कंपनसेशन हो। ठीक है, कोई लॉस हुआ है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपको कंपनसेशन मिलेगी। न्यूसेंस का आइडिया है? न्यूसेंस क्या होती है? न्यूसेंस न्यूसेंस ये है कि मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरे पास फ्रीडम है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को जिस तरह चाहूँ उस तरह यूज कर सकता हूँ। ठीक है, उसको उसी तरह यूटिलाइज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी प्रॉपर्टी से या मेरी उस प्रॉपर्टी में रहते हुए मेरे कंडक्ट से अगर मेरा नेबर जो है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं म्यूजिक ऑन करता हूँ, ठीक है, वो बहुत लाउड होता है, और साथ मेरे नेबर्स में कोई पेशेंट है, ठीक है, या अदरवाइज भी जो मेरा नेबर है वो इस मेरी हैबिट से उसको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट मैं कैसे अपने आप को कंपनसेशन दिलवाऊंगा, या उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लूंगा? इस पे कोई क्रिमिनल एक्शन तो बनता नहीं है। म्यूजिक लगाना इज नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, इसी तरह मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास मुझे कॉन्स्टिट्यूशन भी, मुझे लॉज भी राइट प्रोवाइड करते हैं, फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने का। ठीक है, तो मैं उस तरह तो कोई गलत काम नहीं कर। ठीक है, तो क्या ऐसी चीज होगी जिसके अंडर मैं उसको सू कर सकूं, या उसकी इस आदत से जान छुड़ा सकूं? इसको क्रिमिनल लॉ तो प्रोटेक्ट नहीं करता, ठीक है, सिविल भी नहीं करता। ठीक है, तो उस जब सोसाइटी इवॉल्व हो रही थी और जब इस तरह के सारे प्रॉब्लम सामने आ रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने लॉ ऑफ टॉर्ट जो है उसको क्रिएट किया। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है ना, इसके प्रिंसिपल्स आपको जो रिटन प्रिंसिपल्स है ना, वो बहुत कम मिले। ये सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक और विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व होके डेवलप हुए थ्रू केस लॉस। ठीक है, कॉमन लॉ की अंडरस्टैंडिंग है ना, कॉमन लॉ क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉमन लॉ बेसिकली जो है जजमेंट लॉ होता है, जिसको हम केस लॉस भी बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट्स। अब इसमें हम इसके सोर्सेस पढ़ेंगे और ये डेवलप कैसे हुआ लॉ ऑफ टॉर्ट, इसके हवाले से इंट्रोडक्शन में देंगे, परेशान नहीं होगा। ठीक, पहले हंस रहा होता जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होता परेशान होता। अच्छा जी, ये अभी टॉपिक नहीं है, बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, टॉपिक हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है जो इसका इंट्रो दिया हुआ है, इसकी हैं कोई करीबन बस क्या
तकरीबन 15 स्लाइड्स हैं इसके इंट्रो। अभी ये अच्छा जी, ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये इसकी जो गाइड होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। पहले वाली आप लोगों ने देखी थी जो ईयू की थी, ग्रुप में मैंने शेयर कर दी थी। नहीं देखी? असाइनमेंट कैसे बनाई है? अब तो उस पर भी डाउट हो गया। बनवाई तो नहीं थी असाइनमेंट? लिखनी तो थी नहीं, टाइप कर रही थी। नहीं, इसमें तो अब डाउट आ गया ना, ये लिखी भी खुद है कि नहीं, गाइड ही नहीं देखी। इसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। गाइड गाइड आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है? उसको साथ साथ अपना नंबर बता दो ना मुझे, मैं वो बकर पता नहीं फिर कब आएगा से बात करने। हाँ, मैसेज कर दूँ। हाँ, आ गया। टीएचई वालों के हवाले से डिटेल्स मिली है आप लोगों को? हम्म? तो क्या रिमार्क्स थे उनके? हाँ, कौन सी मैम ने? चलो, इस पे लेक्चर के बाद डिस्कशन करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ टॉर्ट लॉ, सोर्सेज एंड फंडामेंटल्स। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन। The law of tort took its present shape in the 19th century. As it evolved, judicial influence reflected changing economic conditions and social values. Although tort is essentially a common law subject developed by judges, there are also a number of statutory developments and the influence of European community law to consider. The Human Rights Act 1998, HRA 1998, which gave effect in domestic law to the European Convention on Human Rights, with effect from October 2000, is now a pervasive and increasing source of tort law. अच्छा, ECHR का नाम आप लोगों ने पढ़ा? हमने ईयू में डिस्कस भी किया है, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इसमें जो उन्होंने लॉज लेट डाउन किए थे ना, यूके एज ऑलवेज लाडला बच्चा रहा है। यूके कभी भी उसने डायरेक्टली ईयू के लॉज जो है अडॉप्ट नहीं, डोमेस्टिक लॉज के थ्रू ईयू लॉज को अडॉप्ट करता था। पर ह्यूमन राइट एक्ट जो है वो भी उसी का ही एक सोर्स। बेसिकली जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स में उन्होंने जो राइट्स और लॉज प्रोवाइड किए थे, उनको डोमेस्टिकली एप्लीकेबल करने के लिए यूके ने ह्यूमन राइट एक्ट पास किया, ठीक है, ताकि वो ECHR के जो राइट्स हैं वो डोमेस्टिकली अप्लाई कर सके, नेशनल लेवल पे उसको अप्लाई किया जा सके। क्योंकि यूके में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है,
तो अगर वो कोई भी लॉ जो है वो इसी तरह इम्प्लीमेंट करें तो उनके लिए ये अगेंस्ट द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है। तो लिहाजा उन्होंने ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया इसी एचआर को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। अच्छा जी, पहला सोर्स इसमें है जी केसेस। Some cases are the source of important principles. The judgment are disclusive, discuss issues of policy and suggest line of development for the future. These cases may place less emphasis on the logical application of pre-existing rules and focus more on social and economic consideration. ठीक है जी, इस पॉइंट की समझ आई है आपको कि नहीं है? इसमें सिंपल सी बात ही कर रहे हैं कि इसकी लॉजिकल एप्लीकेशन नहीं है। जो सोशल रिक्वायरमेंट्स होंगी, सोशल या इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो प्रिवेल करेंगी हमेशा जब भी कोई लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कोई सूट फाइल किया जाएगा या कोई डिस्प्यूट अराइज होगा, तो हमेशा जो है वो सोशल और इकोनॉमिक वैल्यूज जो हैं वो प्रिवेल करेंगी रादर लॉजिकल एप्लीकेशन। ठीक है जी। Such cases have to be studied with care because in answering a question, as in advising a client or employer, you have to be able to judge how a court might decide a future case as well as describing what has been decided in past cases. Tomlinson case is where a judicial attempts to stem the development of damaging compensation culture was an important consideration in the outcome of the decision. When you are reading cases, you should also consider how appropriate judgment law is a source of new developments. ठीक है जी। अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो जजेस कैसे न्यू डेवलपमेंट्स लेकर आते हैं, उसके साथ साथ कंपनसेशन कैसे अवॉर्ड करते हैं। बेसिकली जो मैंने आपको बताया ना कि इसमें आप पनिशमेंट तो नहीं देंगे, इसमें जो मैक्सिमम रेमेडी होगी ना वो कंपनसेशन की। ठीक है। तो जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ना उसने कंपनसेशन कल्चर जो है ना उसको इंट्रोड्यूस करवा। ठीक है जी। केस लॉ एग्जांपल है जी आगे। इन टॉमलिंसन a case concerned about the emergence of a compensation culture and fears that the deterrent effect of tort liability might lead to the withdrawal of social amenities of value to the wider community were addressed by the House of Lords. The claimant in this case went to a popular park with some friends on a hot day, ignoring signs that swimming in the lake was prohibited and the prominent notices reading dangerous water, no swimming. He dived into the water from a standing position. The stretch of water into which he dived was shallow, and he stuck his head and suffered injury which paralyzed him from the neck down. Tomlinson accepted that on entering the water, he ceased to be a visitor and became a trespasser, but he claimed that the council was in breach of its duty to person other than visitors under Section 1, Subsection 3 of Occupiers Liability Act. ठीक है जी। अब ऑक्यूपायर्स लाइबिलिटी एक्ट जो है वो हो सकता है आपको लैंड में भी डिटेल से पढ़ने को मिले। ठीक है। उसको भी हम डिस्कस कर लेते, पहले केस कंक्लूड कर लें, उसके बाद ऑक्यूपायर्स लाइबिलिटी एक्ट को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। The defendants were aware of the danger and the claimant argued that the right warning notices and other precautionary measures taken by the council were ineffective and did not discharge the council under duty under the act. केस के फैक्ट्स समझ आ गए हैं? जो केस कोर्ट किया हुआ है ये जिस जो क्लेमेंट था उसी के नाम से उन्होंने कोर्ट किया हुआ है। वो एक पार्क में अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया, वहां पे एक लेक थी, उस लेक में उन्होंने वार्निंग दी हुई थी, प्रिकॉशंस दिए हुए थे, उन्होंने नोटिस लगाया हुआ था कि डेंजरस वाटर नो स्विमिंग। ठीक है। वहां पे उन्होंने प्रॉपर मेंशन किया था उसको, उसने उसको इग्नोर करते हुए उस लेक में डाइव किया। ठीक है।
और उसका सर जो है वो जमीन से जाके लगा और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसकी पूरी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो। उसने अब जो काउंसिल है, वहाँ की लोकल काउंसिल है, जो ड्यूटी ओ करती है कि कोई इस तरह का यहाँ पे मामला ना हो, कोई वायलेशन ना हो लॉ की पब्लिक प्लेसेस पे, ठीक है, उसको उसने सू कर दिया कि इन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए, जिसकी वजह से लोगों को आइडिया नहीं हुआ और वो जाकर वहां पे स्विमिंग करते हैं और उनको ये नुकसान, गलती भी अपनी है और साथ में उसने उनके अगेंस्ट डैमेजेस का केस भी फाइल किया। ठीक है, अब इसमें कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है वो आगे देख लेते हैं। द ट्रायल Tomlinson claims, but the Court of Appeal found the council liable. It held that no account of the attraction of the lake, इसको साथ साथ बताते रहेगा, the attraction of the lake to swimmers, the frequency of exposure to danger, and the relatively inexpensive and simple deterrents available to reduce the risk of person entering the lake. The council had not discharged its duty by issuing the warning notice, oral warning, and safety leaflets. However, the House of Lords allowed the council appeal against the finding of liability. Their lordship held that even if swimming had not been prohibited and the local authority had owed a duty of care, it would not have been required to take steps to prevent Tomlinson from diving or to warn him against dangers which were obvious. There was no risk to him from the state of premises or from anything done or omitted to be done on them. ठीक है, मतलब उसको कोर्ट ऑफ अपील ने काउंसिल को लायबल किया और काउंसिल जब आगे फर्दर अपील में गई तो उन्होंने उसकी लाइबिलिटी को खत्म करते हुए ये एंडोर्स किया कि अगर आप वहां पे प्रोमिनेंट नोटिस लगा भी देते तब भी जो इस तरह की जिन्होंने वायलेशन करनी होती है और उन्होंने तो करनी होती है, तो काउंसिल जो है उस पे आप ये कैसे बार लगा सकते हैं या उसको कैसे लायबल कर सकते हैं उस एक्ट के लिए या उस ड्यूटी के लिए जो उसने उसको नहीं करनी चाहिए थी और उसने की, या उसको करनी चाहिए थी, ठीक है, और उसने नहीं की, तो उस एक्ट के लिए आप उसको कैसे लायबल कर सकते हैं। ठीक है, आगे वो फर्दर इसको मजीद एक्सप्लेन करें। द रिस्क ऑफ स्ट्राइकिंग द लेक बॉटम फ्रॉम डाइविंग इनटू शैलो वाटर वाज परफेक्टली ऑब्वियस and not a risk against which the defendant might reasonably have been expected to offer protection. The court's concern about the deterrent effect of liability in tort and the need for an individual to retain personal responsibility for fear of unsafety anticipate risk can be seen in the following comments. ठीक है जी, Lord Hoffman, I think that important question of freedom at stake. It is unjust that the harmless recreation of responsible parents and children with buckets and spades on the beaches should be prohibited in order to comply with what is thought to be a legal duty to safeguard irresponsible visitors against dangers which are perfectly obvious. ठीक है, तो ऐसे करेगा तो मैं पूछ लूंगा क्वेश्चन, ऐसे नहीं करना, कहना सर एक्सप्लेन कर, जब ऐसे किया ना मैंने कह रहा साथ आप एक्सप्लेन कर, ठीक है ना, तो पहले मुझसे पूछ लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब ऐसे किया मैंने कह रहा आगे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दे। अब इसमें लॉर्ड हॉफमैन की जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर अभी यहाँ पे रुक गए, आपको मैं साथ साथ गाइड करता रहूंगा, आपने किस टाइम आगे जाना, ठीक, अभी यहीं पे वेट, ठीक है, अभी ये लॉर्ड हॉफमैन तो यार पीछे था, फिर चेंज कर दी स्लाइड, जब नहीं जाना था तो आगे चले गए, ठीक है, तो उसका उसकी ऑब्जर्वेशन जो है ना उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन। लॉर्ड हॉफमैन जो है उसने इसमें इस जजमेंट को पास करते हुए जो नोट दिया हुआ है, जो आप कह सकते हैं रैशनल होता है ना, रेशो बिहाइंड द जजमेंट, ठीक है, वो रेशो की अंडरस्टैंडिंग है, रेशो बोलते हैं किसको, ये पूरी जजमेंट का जेस्ट होती है। मुझे लगता है आप लोगों को दोबारा से एक फॉर्मल लॉ बनाना शुरू करें,
कॉमन लॉ पढ़ा के ना फिर आगे लेके आता दोबारा से। ये कॉमन लॉ की असाइनमेंट होगी थी LSM की। लीगल मेथड नहीं पढ़ा हुआ? लीगल मेथड जो है ना, इन्होंने उसको नाम दे दिया। वो बेसिकली है, सब्जेक्ट जो था ना वो कॉमन लॉ के नाम से आता होता। ठीक है, अब उसको इन्होंने लीगल मेथड्स का नाम दे बेसिकली। ठीक है, बेसिक बेसिक प्रिंसिपल्स जो है ना आपके लॉ के, वो उसमें बनाए कि जजेस कोई जजमेंट पास कैसे करते हैं, और अगर कोई जजमेंट पास होती है तो उसके कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, रेशियो क्या होता है, रेशियो। हाँ, रेशियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी जजमेंट। रेशियो जो है आप उसको इस तरह अंडरस्टैंड करें, सिंपल वर्ड में आप उसको, रेशियो का मतलब ये होता है कि रीजंस बिहाइंड द जजमेंट, वो प्रिंसिपल्स जिन पे बेस करते हुए कोई भी कोर्ट या कोई भी जज को जजमेंट पास करता है। ठीक है, उसको रीजन। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पे आप पैरास पढ़ेंगे ना, इसमें वो एग्जांपल्स कोट कर रहे हैं कि आप बीच पे जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं। अब बच्चे तो जो है वो बेजर होते हैं। ठीक है, तो आप क्या उनको बीच पे खेलने से मना कर देंगे सिर्फ इसलिए कि वहां पे कुछ विजिटर्स ऐसे हैं जो उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं? तो आप उनको मना नहीं कर सकते, वो अनजस्ट होगा। ठीक है, वो नाइंसाफी होगी। ठीक है, जैसे इसने डाइव किया और ये कहता है कि काउंसिल ने प्रिकॉशंस नहीं ली हुई थी प्रॉपर। ठीक है, तो इसमें जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया प्रिंसिपल को, कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो इस नेचर के लोग होते हैं ना, उनके लिए आप प्रिकॉशंस लगा भी दें उसके बावजूद उन्होंने वायलेट करना ही होता। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जो है वो उसके लिए आप हर जगह पे प्रोमिनेंट कर दें कि ये चीज जो है ये हार्मफुल है, ये डेंजरस है आपके लिए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको खुद भी कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लेने होते हैं। ठीक है, ताकि आप किसी भी ऐसे हार्म से अपने आप को सेफ रख सकें। ठीक है, आप जा सकते हैं आप आगे। The fact that such people take no notice of warnings cannot create a duty to take other steps to protect them. ठीक है, फर्दर उन्होंने एलैबोरेट कर दिया इसी पॉइंट को। The fact that such people take no notice of warnings cannot create a duty to take other steps to protect them. ठीक है, वही बात जो मैंने आपसे ऊपर की कि जो लोग जो हैं वो नोटिस का वार्निंग के नोटिस ही नहीं लेते या उनको ऑब्जर्व ही नहीं करते, तो उनके लिए आप जितने मर्जी प्रिकॉशंस दे रहे हैं, दैट इज ऑफ नो यूज। A duty to protect against obvious risk or self-inflicted harm exists only in cases in which there is no genuine and informed choice. As in the case of employees whose work requires them to take the risk, or some lack of capacity, such as the inability of children to recognize danger. मतलब उस केस में जो सेल्फ इंफ्लिक्टेड हार्म है, मतलब कोई ऐसी गलती जिससे आप अपने आप को खुद नुकसान पहुंचा बैठे। ठीक है, उसमें दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो वो चीज जो आपके साथ हुई है वो बड़ी जेन्युइन हो। ठीक है, और दूसरा जो है उसमें आपको चीजों का अंदाजा हो कि ये ऐसा पॉसिबल है, ये चीज आपको नुकसान पहुंचा सकती है, या आप कह लें कि थ्रू एक्ट ऑफ गॉड जो है वो आपको कोई नुकसान पहुंचता है। ठीक है, वहां पे सेफ्टी है। जैसे आप, उसकी एग्जांपल ये है कि अब जो बच्चे होंगे उनको तो आइडिया नहीं हो सकता ना कि वो करंट के पास जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा, या आग के पास जाएंगे तो उनको क्या नुकसान पहुंचेगा। तो उनके साथ अगर कोई ऐसा मामला होता है तो वो बड़ा जेन्युइन है। ठीक है, उसमें कोई प्रिकॉशंस किसी ने लिए हुए भी हैं, ठीक है, वो भी मैटर नहीं करेंगे अनलेस अंटिल कि उसने कोई ऐसे प्रिकॉशंस नहीं लिए हुए
जो बच्चों को सेव कर सके। ठीक है, अगर किसी जगह पे बच्चों का आना जाना है, ठीक है, वहां पे किसी बंदे ने फेंसेस लगाए हुए और उनमें करंट है, ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ड्यूटी ओ करता है कि वो बच्चों के लिए भी कोई सेफ पैसेज रखे। उसका जो नोटिस लगाना जो है ना, ठीक है, वो सफिशिएंट नहीं होगा बच्चों के लिए। अगर वो फेंसेस जो है वो बच्चों की रेंज में है, तो उसका नोटिस बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। एक मेच्योर आदमी में तो वो एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन वो बच्चों पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता। समझ आई ये बात? Lord Hobhouse, it is not and should never be the policy of the law to require the protection of the foolhardy or reckless few to deprive or interfere with the enjoyment by the remainder of society of liberties and amenities to which they are rightly entitled. ठीक है, अब इसमें लॉर्ड हॉब हाउस ने बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी हुई है। उनका कहना यह है कि कुछ बेवकूफों की वजह से आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इतनी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दें काउंसिल के ऊपर, या कोई भी ऐसा बंदा या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो ड्यूटी ओ करता है, ठीक है, ड्यूटी ऑफ केयर ओ करता है बेसिकली, ठीक है, कि आप जो बाकी उस सोसाइटी के रिमाइंडर्स हैं, ठीक है, वो उससे बेनिफिट ना ले सकें या उसको एंजॉय ना कर सकें। ठीक है, उसके अलावा ने जो कुछ कुछ उसके इसी पॉइंट पे कुछ क्वेश्चंस इंपोज किए हैं, वो है डज द लॉ रिक्वायर दैट all trees be cut down because some youths may climb them and fall? ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चंस है ना, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि बेसिकली टॉमलिंसन वाले केस में क्या प्रिंसिपल लेट डाउन हुए हैं और किन ग्राउंड्स पे किए गए। ठीक है, और उसको कंपनसेशन ना देने की वजह क्या है। ये क्वेश्चन भी बड़ा जबरदस्त है। डज द लॉ रिक्वायर दैट all trees be cut down because some youths may climb them and fall? तो ये कहता है कि क्या सारे दरख्त काट देने चाहिए इस वजह से कि जो यंगस्टर्स हैं वो उन दरख्तों पे चढ़ेंगे और गिर जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डज द लॉ require the coastline and other beauty spot to be lined with warning notices? सर प्लीज, सर आप कुर्सी थोड़ी सी आगे करें ताकि आप मुश्किल में ना हो, या इसको स्टूल को थोड़ा सा अपने पास, तो मतलब चेयर आगे करना चाहिए। Does the law require that attractive waterside picnic spots be destroyed because of a few foolhardy individuals who choose to ignore warning notices and indulge in activities dangerous only to themselves? The answer to all question is of course no. ठीक है सर, क्वेश्चन समझ आए हैं आप लॉर्ड हॉब हाउस के? दूसरा क्यों नहीं आया? कोस्ट लाइन बोलते हैं दरिया के किनारे। ठीक है, उसमें कह रहा है डज द लॉ रिक्वायर द कोस्ट लाइन अदर ब्यूटी स्पॉट्स टू बी लाइंड विद वार्निंग नोटिसेस। जो चीजें ऑब्वियस हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी माउंटेन पे हैं, ब्यूटी स्पॉट्स का मतलब ये है कि आप माउंटेन पे या नेचर की कोई भी ऐसी साइड है जो डेंजरस हो सकती है, आप किसी माउंटेन पे खड़े हुए हैं और आपको पता है नीचे खाई है, तो वहां पे ये नोटिस लगाना जरूरी है कि अगर आप आगे जाएंगे तो आप गिर जाएंगे। या आप अगर दरिया के किनारे खड़े हुए हैं तो वहां पे ये नोटिस लगाना जरूरी है कि आप आगे जाएंगे तो पानी गहरा होगा और आप डूब जाएंगे। एक कॉमन सेंस की बात है ना, बेसिकली वो यही चीज समझाना चाह रहे हैं, जहां पे कॉमन सेंस प्रिवेल करेगी ना और प्रिकॉशंस, उन्होंने लिमिटेड प्रिकॉशंस भी लिए होंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि हर बंदा लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर आगे क्लेम करके कंपनसेशन ले लेगा। समझ आ रही है बेसिक प्रिंसिपल, वो एक्सप्लेन आपको क्या करना है। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो आपके ऐसे राइट प्रोटेक्ट करता है जो आपको बाकी लॉज में नहीं दिए हुए। ठीक है, लेकिन उसके साथ ऐसी प्रोटेक्शन नहीं देता कि आप
कोई भी चीज जो है उसको अपने नुकसान में कंसिडर करके उसके अगेंस्ट कंपनसेशन क्लेम करना शुरू कर दे। जो कॉमन सेंस चीजें प्रिवेल करती हैं उनको बताने की जरूरत तो नहीं है। अब साथ को बताने की जरूरत है कि भाई दरिया के पास खड़े हुए हो, आगे जाओगे तो डूब जाओगे। बिल्कुल बेवकूफ थोड़ी है। ठीक है, डैम में छलांग लगाने चला गया तो पता है यहाँ पे पानी गहरा है, ठीक है, और पहाड़ के ऊपर खड़ा हो गया है, काला चीटे पहाड़ पे जाके खड़ा हो गया है। वो तो पास ही है ना। वही ना, इसीलिए कह रहा हूँ ना, वहां पे जाके खड़ा हो गया, यहाँ से छलांग लगाऊंगा। Statutes, some statutes replace or partly replace areas of common law. Examples: Occupier Liability Act 1957 and 1984. Some provide additional protection over the wide field and some affect minor amendments only. ठीक है जी। स्टैट्यूट्स के हवाले से बता रहा है कि स्टैट्यूट्स में जो मेन जो स्टैट्यूट है वो ऑक्यूपायर्स लाइबिलिटी एक्ट है, और उसके अलावा जो कुछ एक्ट्स हैं उनमें जो है वो अमेंडमेंट्स की हुई। ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट को उसका पोर्शन बनाने के लिए। ऑक्यूपायर्स लाइबिलिटी एक्ट। इनका नेट कनेक्ट होके भी नहीं चलता। कब आया? और तो नहीं है कोई खलीज और शराज के अलावा? अभी भी नहीं आया आज? रेगुलर स्टूडेंट है मुबीन। Impact of European Union law. European Union law has also had a profound impact on certain areas of tort law. The area of product liability is a key example of this. The statute that governed product liability, the Consumer Protection Act 1987, was passed in order to give effect to a European directive. Thus, it is through the influence of European Union that what was then the common law regime relating to manufacturer liability expanded to its present level of protection. इसके हवाले से मैंने आप लोगों से स्टार्ट में एक केस डिस्कस किया था
मैन्युफैक्चर लाइबिलिटी वाला बियर बॉटल वाला केस डिस्कस किया था अगर याद, उसमें कोर्ट्स ने एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया था, मैन्युफैक्चर लाइबिलिटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों ने अगर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हो, कॉमन की तरह ना पढ़ा हो, फिर आपको वो केस याद होगा, वो लीडिंग केस। ठीक है, जिंजर बियर बॉटल का केस था। हाँ, एक एक दोस्त ने एक शॉप से बॉटल परचेज की, बियर बॉटल। ठीक है, और वो अपने दोस्त को गिफ्ट कर दी उसने। ठीक है, जब उसके दोस्त ने वो बॉटल कंज्यूम की, तो उसके एंड में उसको नजर आया कि उस बॉटल में डेड स्नेल। ठीक है, प्रिंसिपल क्या था सू करने का? प्रिंसिपल ये था कि चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो बॉटल जो है मैंने डायरेक्टली रिटेलर से परचेज तो नहीं की, मैं रिटेलर को तो सू ही नहीं कर सकता। ठीक है, उस रिटेलर को सू करने के लिए मुझे पहला स्टेप क्या लेना पड़ेगा? दोस्त को सू करना, क्योंकि मुझे रिटेलर ने तो प्रोवाइड ही नहीं की, मैंने तो परचेज ही नहीं की रिटेलर से। दोस्त के ऊपर अगर आपने रिटेलर को सू करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने अगर डैमेजेस क्लेम करने हैं, तो प्रिंसिपल ये है कि मुझे डैमेज कॉज किसकी वजह से हुआ? बियर बॉटल की वजह से ना। बियर बॉटल मेरे पास मुझ तक पहुंची कैसे? दोस्त के थ्रू पहुंची ना। तो मैं शॉपकीपर को कैसे सू कर सकता हूँ? शॉपकीपर की तो मेरे अगेंस्ट कोई लायबिलिटी एक्रू ही नहीं होती। जेन्युइन तो ये है ना, मेरा और जायद का डिस्प्यूट है। ठीक है, तो मैं जो जायद का डिस्प्यूट है वो साथ से क्लेम तो नहीं कर सकता। जाहिर है, साथ तो अपना एंगर संभाल रहा है, उस परेशानी में है वो, उस डिस्प्यूट में क्या चल रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। मेरा और जायद का लेट्स सपोज डिस्प्यूट है, तो मैं उसका क्लेम साथ से नहीं कर सकता। कोई भी साथ की कोई लायबिलिटी क्यों ही नहीं होती उसकी। साथ में तो कह देना है कि आंटी की मशीन ठीक करवाने का। ठीक है, इसी तरह जो डायरेक्ट केस है ना, डायरेक्ट केस जो मेरा बनता है, या डायरेक्ट डिस्प्यूट जो बनता है, या डायरेक्ट क्लेम जो होगा, वो जायद के अगेंस्ट। ठीक है, अब जो उसका दोस्त है, उसका क्लेम किसके अगेंस्ट बनता है? हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, अब जो रिटेलर है वो भी मैन्युफैक्चरर तो नहीं है, उसके पास तो किसी फैक्ट्री से आई। हाँ, राजिया को इंक्लूड कर ले। ठीक है, राजिया मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, रिटेलर का भी कसूर नहीं है, मतलब साथ का कसूर नहीं है कि साथ ने पैकिंग तो नहीं की, बॉटल तो वहां राजिया के पास सील होके साथ की शॉप पे आई है। ठीक है, परचेज जाहिद ने की है, डिलीवर मुझे की है, कंज्यूम मैंने की। ठीक है, अब चेन कंप्लीट होनी चाहिए। मैं डायरेक्ट ना साथ को सू कर सकता हूँ, ना राजिया को कर सकता हूँ। मैंने जाहिद को सू करना है, जाहिद ने आगे साथ को सू करना है। जाहिद भी डायरेक्ट राजिया को सू नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी उसके अगेंस्ट तो लाइबिलिटी नहीं बनती। जायद सू करेगा साथ को, और साथ जो है उसके बाद सू करेगा राजिया को। ठीक है, चेन कंप्लीट हो गई। चेन इस तरह कंप्लीट हो, मैं डायरेक्टली राजिया को अप्रोच नहीं कर सकता, जायद भी डायरेक्टली नहीं अप्रोच कर सकता, सिर्फ और सिर्फ टेलर कर सकता, मैं आपको भी नहीं कर सकता। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को या उस चेन को ब्रेक करने के लिए एक कॉन्सेप्ट मार्केट में फ्लोट किया थ्रू जजमेंट्स। जजेस ने ये कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया
और प्रिंसिपल लेट डाउन किया, इसको ये नोट डाउन कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये। कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? डोनाह्यू वर्सेस स्टीवनसन नाम है केस का, DONOGHUE। बड़ा फेमस केस है ये लीडिंग केस है, ठीक है। इसमें जो कोर्ट ने प्रिंसिपल लेट डाउन किया था वो बड़ा जबरदस्त था। वो ये था, उसको भी नोट डाउन करें। वो ये है कि मैन्युफैक्चरर वुड बी लायबल टू द लॉस suffered by ultimate consumer, to the loss suffered by ultimate consumer। ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ कि मैंने जो इतनी बड़ी चेन चलानी थी वो खत्म होगी और मैं डायरेक्ट सू कर सकता हूँ राजिया को। समझ आई? अब मुझे ये चेन चलाने की जरूरत ही नहीं, मैं डायरेक्टली सू कर। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट बेसिकली आए वो लॉ ऑफ टॉर्ट का और एवोल्यूशन का पार्ट है। ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। इसमें आप ये केस जो है ये उसके ऊपर नेग्लिजेंस के ऊपर भी आ सकता है। ठीक है। ड्यूटी ऑफ केयर भी वो करते हैं मैन्युफैक्चरर। ऑब्वियस सी बात है, वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट तो मार्केट में सेल आउट नहीं कर सकता। ठीक है। तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को प्रिवेल किया। ठीक है। अब डायरेक्टली इसके इसके मल्टी जो है बेनिफिट्स। ठीक है। पहला बेनिफिट जो है वो ये है, जो लिटिगेशन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी। ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये है, कोर्ट ओवर बर्डनाइज नहीं होगी कभी भी। ठीक है। पहले क्या होना था, 3 डिफरेंट केसेस फाइल होने थे। एक मेरा जायद का साद का राज का। ये 3 डिफरेंट केसेस। अब सिर्फ एक ही केस फाइल होगा जो इस चीज को कंक्लूड कर देगा। ठीक है। अब ये याद रख लेना, अल्लाह का वास्ता है। तो बहुत, हाँ, आप बच गए। ठीक है। क्योंकि मैन्युफैक्चर करने वाले आप नहीं, ठीक है, ना ही जायद है। तो इसलिए प्रॉब्लम किसको होगी, जिसने डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल है उसकी। अच्छा जी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी इसी तरह ही है। ठीक है। और मैन्युफैक्चर लाइबिलिटी भी। The 1987 Act imposes strict liability for defective products which cause personal injury and damage to private property. The most notable feature of the act is that it removes the need for those injured by a defective product to establish fault on the part of producer। जो मैंने आपको बात सारी एक्सप्लेन कर दी है। There are other aspects of tort law that are now almost entirely determined by European regulation, such as aspect of employers' liability for the health and safety of their employees. Neither product liability nor employer's liability are specifically covered in this module. It is likely that there will be no immediate impact on tort law following the UK's withdrawal from the European Union। ये उस पर्पस को एक्सप्लेन कर रहा है कि यूके का जो यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट कर रहा है वो टॉर्ट लॉ को कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा। Impact of the Human Rights Act of recent years, most important influence on tort has come from human rights principles enshrined under the ECHR and contained in the HRA. Human rights principles have been especially influential in the area of defamation, where the right to privacy has to be balanced against freedom of expression, and trespass to the person, which engage the right to liberty and potentially the prohibition of inhuman and degrading treatment and punishment, and more controversially, the tort of negligence, which engage the right to life, the prohibition of inhuman and degrading treatment and punishment, and potentially the right to an adequate
जुडिशियल रेमेडी। ऐसे इसमें 4 पॉइंट्स, 4 चीजें जो है इसने एक्सप्लेन की। पहला जो है डेफेमेशन है, ठीक है, उसको कवर कर रहा है लॉ ऑफ टॉर्ट, ठीक है। और डेफेमेशन के साथ साथ वे द राइट टू प्राइवेसी हैज टू बैलेंस अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। डेफेमेशन और डेफेमेशन के साथ आपके पास राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, लेकिन उसके ऊपर भी सर्टन बार्स लगे, सर्टन लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया तो आपके मुंह में आएगा या जो जी में आएगा वो आप बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे तो साथ साथ आपके ऊपर डेफेमेशन का चार्ज भी हो सकता है। और डेफेमेशन में जो आपको रिलीफ मिलेगा वो क्या होगा? मैं कहता हूँ मैंने अफवाह फैलाई है कि साथ जो है वो अपने कमरे में येलो कलर के हैंगर्स फैला के बैठा होता है, ठीक है, झूठ है। ये खबर अखबार में शाया हो जाती है, ठीक है। तो आप मेरे अगेंस्ट क्या रिलीफ क्लेम कर सकते हैं? डेफेमेशन, ठीक है। हत्या की इज्जत जिसको बोलते हैं आप, उसको इंग्लिश में आप डेफेमेशन बोलते हैं, डिफेम करना, ठीक है। और साथ में मुझे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। मैं जो चाहूँ बोल सकता हूँ, जो चाहूँ कह सकता हूँ। फिर क्या बोलूँ? झगड़ा तो स्टार्ट ही एंकर से हुआ था। मैंने तो खबर छापनी है कि साथ के कमरे में येलो कलर के एंकर पड़े हुए हैं। अच्छा, ये खबर आ जाती है आपके पास तो एंकर है ही नहीं इतने ज्यादा, येलो कलर के स्पेशली, ठीक है, तो पूरा कमरा भर दे। तो आप कहते हैं कि ये खबर जो है ये सर ने झूठी फैला दी है। आप मेरे अगेंस्ट क्या रेमेडी क्लेम कर सकते हैं? आप मुझे जेल तो करवा नहीं सकते इस बात पे, ठीक है। ना ही आप जो है वो मेरी जायदाद में से छीन सकते हैं। जेल होगी मुझे तब जब मैं कोई क्रिमिनल एक्ट करूँ। जायदाद मेरी आप तब ले सकेंगे जब मैं कोई सिविल एक्ट करूंगा। तो आपके पास कंपनसेशन क्या बचती है मेरी? इज्जत नहीं वापस लेनी। इज्जत पास है उसकी, इज्जत नहीं छीनी। कहाँ मिलेगी यार? बस आज बेचारा ऑफेंड हो गया। क्या क्या इसके पास रेमेडी अवेलेबल? नहीं, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है। क्रिमिनल में ना पीपीसी में एक सेक्शन है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लाइबल के नाम से। एल आई, एक होता है ना लायबल, LIABLE, एक है लाइबल के नाम से, और सिलेंडर, ठीक है। वो बेसिकली वो डेफेमेशन से रिलेटेड, उसके अंडर चार्ज किया होगा, या उनको चार्ज किया होगा पब्लिक में इंतशार फैलाने पे या गलत खबर शाया करने पे, ठीक है, जिससे सोसाइटी में अनार्की हो सकती है। जिस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ उसमें जो आपके पास मैक्सिमम रेमेडी अवेलेबल है ना मेरे लिए, वो है कंपनसेशन। साथ कहेगा मैं सोसाइटी का एक बड़ा रिस्पेक्टेबल, बड़ा वैल्यूएबल, बड़ा नोटेबल पर्सनैलिटी हूँ। मैं अटक से इलेक्शन लड़ता हूँ मेजर ताहिर सादिक के मुकाबले में, ठीक है। और अगर ये
मेरे एरिया में ये न्यूज़ फ्लोट करेगी, जो कि ऑब्वियसली न्यूज़पेपर में आने के बाद फ्लोट करेगी, तो मैं तो सोसाइटी में डीफेम हो गया। ठीक है, तो मैं तो वहाँ का लैंडलॉर्ड हूँ। ठीक है, तो कम से कम 10 करोड़ का हर्जाना बनता है। इतनी वैल्यू उन्होंने मेरी डैमेज की। तो आपके पास जो रेमेडी अवेलेबल है वो कंपनसेशन की। ठीक है, और टॉर्ट में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो हमेशा क्लेमेंट के ऊपर होता है। क्लेमेंट वो है जो क्लेम कर रहा है। ठीक है, प्लेंटिफ जिसको आप बोलते हैं, प्लेंटिफ पे या क्लेमेंट के ऊपर। इसके लिए ज्यादा सूटेबल जो है वो टर्म क्लेमेंट की हो। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ साथ भी होगा कि साथ इस चीज को प्रूफ करे कि साथ की रेपुटेशन की जो एट स्टेक होगी है मेरे न्यूज पब्लिश करने के बाद। ठीक है, फिर ये जो इसके पास अवेलेबल होगा मटेरियल उसके मुताबिक कहेगा यार मैं साल के तौर पे ये किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता है एज अ क्लर्क। ठीक है, तो अब ये कहेगा मेरी नेटवर्थ तो इतनी नहीं है। तो जो लॉस है ना, एक चीज हमेशा याद रखें कि स्पेशली उसमें जो आप कहते हैं मेंटल एगनी, वो कभी भी कैलकुलेट नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे ये कैलकुलेट कर सकता है कि इसने जो न्यूज पब्लिश की इसकी वजह से मेरी जॉब जो है वो ये टर्मिनेट कर दिया गया जॉब से, और मंथली जो है वो मैं 60 60 से 70 हजार जो है वहां से अर्न कर रहा था। ठीक है, इन फ्यूचर मेरी अच्छा अब इसको जब वहां से हटा दिया गया तो 1 लाख था। ठीक है, इसने प्रमोट होना था, इसने सीनियर क्लर्क बनना था। विद द पैसेज ऑफ टाइम सैलरीज और जो इसके अलाउंसेस हैं वो भी इंक्रीज होने थे ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये फ्यूचर अर्निंग लॉस बोलते हैं इसको। ठीक है, या अर्निंग पोटेंशियल लॉस। ठीक है, ये जॉबलेस हो गया और वो जो न्यूज थी वो फेक थी। ठीक है, तो इसके पास फिर रेमेडी अवेलेबल है कि या तो ये इस पॉइंट पे जाए कि मुझे ये रॉन्ग प्रूफ करके रीइंस्टेट कर ले, और रीइंस्टेट जब तक इसको नहीं करता है इसका क्लेम बड़ा स्ट्रांग है, ये कह सकता है इसकी वजह से मेरी जॉब गई है। मैंने तो मेरी अभी उम्र है 20 25 20 22 साल, मैंने तो 60 साल की उम्र तक सर्विस करनी थी। 60 साल की उम्र में ये मुझे बेनिफिट्स मिलने थे सर्विस से, रिटायरमेंट पैड में मुझे प्लॉट भी मिलना था, वो सारा लॉस हो गया। ठीक है, तो ये वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आपने जो है अपना स्टेटस देखते हुए ही पैसे मांगे। क्लेम तो आप जितना मर्जी डाल दें, ये कहे कि मैंने मेंटली मैंने इतना सफर किया है कि मैं अब स्टेबल नहीं हो सकता। ठीक है, और साथ में किसी साइकेट्रिस्ट का सर्टिफिकेट लगा दे जो कहे कि साथ आने वाले वक्त में लोगों को पत्थर मारा करेगा सेक्स, तो फिर उसमें भी ये क्लेम कर सकता है। हाँ, नहीं वो फिर लोगों का बनेगा। नहीं वो पागल पे केस नहीं होता, बेवकूफ इंसान। पागल से क्या क्लेम करोगे, उसका कोई भी एक्ट इंटेंशनल है ही नहीं। जो अगला होगा वो क्या क्लेम करेगा तुम्हारे केस। नहीं, सर्टिफाइड हो गए यार, बगैर सर्टिफिकेट मिलेगा। नहीं नहीं, वो इसको गले में लटकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, कि ये फिर चुके हैं। गले में जो सर्टिफिकेट लगाने वाला होगा ना, वो ये होगा कि इससे मुहतात रहे। हम्म।
नहीं, फिर वो उसका वकील जो है ना, वो बहुत ज्यादा समझदार होगा, अदरवाइज उसको सजाए मौत बनती नहीं है। आप उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, सजाए मौत बनती नहीं। तो उसको उसने हेल्प की थी ना, ठीक है, उसने मारा तो नहीं ना। उसके ऊपर क्लेम ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि उसने उसको धक्का दिया, ठीक है। जो एक्चुअल एक्ट है वो तो किया दूसरे भाई ने। मर्डर का जो एक्ट है वो दूसरे भाई के ऊपर आएगा, ना कि उसके ऊपर आएगा। तो यार उसका वकील बड़ा चाहिए तो होगा ना, मैं ये तो कह रहा हूँ। लाजमी तो नहीं है कि जज ने ही सारे काम करने बैठ के, हमारे इतने जजेस यहाँ पे कोई भी आपको इतना जज है वो जुडिशली एक्टिव नहीं मिलेगा कि वो अपना माइंड अप्लाई करे केस के ऊपर, नहीं करते। मैं यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे वो बड़ी नैरो अप्रोच के साथ चलते हैं, लिटरल सेंस के साथ अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं कल एक क्लाइंट आया था, मैं उससे ये डिस्कस कर रहा था। वो चीजें मुझसे मुझे कह रहा था कि जी मैं बच्ची की कस्टडी लेना चाहता हूँ, ठीक है। या सॉरी, क्या था, कस्टडी मेरे पास है लेकिन मैं अब उसकी जो वालदा है, ठीक है, उसके ऐसे मामलात हैं जो मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने कहा भाईजान आप एक्सपोज ना करें, आपके लिए बेहतर यही हो। और साथ में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका बैलेंस समझ आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और बात कर रहे हैं, trespass to the person which engages the right to liberty and potentially the prohibition of inhuman and degrading treatment। trespass की बात कर रहे हैं, साथ में राइट टू लिबर्टी की बात कर रहे हैं। trespass का आइडिया है क्या? दीवार पर लांगना नहीं है सिर्फ। trespass हमेशा माइंड में रखें कि किसी की प्रॉपर्टी में विदाउट परमिशन एंटर हो जाए, ठीक है। बाज बाहर के मुल्क में तो उनके घरों के सामने लॉन बने हुए होते हैं, वो बाउंड्री वॉल तो होती नहीं है उस तरह की, ठीक है। तो अगर आप उसके लॉन में जाके खड़े हो गए, आप कहेंगे मैंने तो दीवार नहीं खुलांगी, तो ट्रेस पास कंसिडर ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ट्रेस पास का मतलब है कि किसी प्रॉपर्टी में विदाउट परमिशन एंटर हो जाए, किसी की प्रॉपर्टी में। इवन आप स्कूल के स्टूडेंट हैं और आप ऑथराइज हैं उस स्कूल में आने जाने के, लेकिन अगर 2 बजे स्कूल में छुट्टी होती है और आप 4 बजे स्कूल में एंटर हो रहे होंगे, तो आप ट्रेस पासर ही कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। ट्रेस पास करना जो है वो भी एक इलीगल एक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ राइट टू लिबर्टी है, वो भी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फिर साथ में प्रोहिबिशन ऑफ इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब ये तीनों चीजें इंटर इंटरलिंक्ड भी हैं, और इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट जो है ये बाकी एस्पेक्ट में भी डिस्कस किया जा सकता है, और इसके साथ भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा पनिशमेंट मोर कंट्रोवर्शियली द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है। नेग्लिजेंस क्या है? लापरवाही तो है, लेकिन नेग्लिजेंस होगी कहाँ पे? फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप के हवाले से पढ़ा है आप लोगों ने? माशाल्लाह, अजीम हस्तियां हमेशा जो है वो लेट आती हैं। वालेकुम सलाम। फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप के हवाले से पढ़ा है आपने? कॉमन में, कॉन्ट्रैक्ट में, क्रिमिनल में। फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप वो होता है जहाँ पे आप
ड्यूटी ऑफ केयर हो करते हैं। ठीक है। अब फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में जो है वो कौन कौन से, एक्सप्लेनेशन के लिए एग्जांपल्स आपको देता हूँ। लॉयर और क्लाइंट का, ठीक है। लॉयर बाउंड है अपने क्लाइंट को जेन्युइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, उसके केस को प्रॉपर्ली परस्यू करने के लिए उसका क्लाइंट है। इसी तरह डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप है। डॉक्टर भी बाउंड है अपने पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। पार्लियामेंट और पब्लिक का रिलेशनशिप है। पार्लियामेंट बाउंड है ऐसे लॉज पास करने के लिए जो पब्लिक की वेलफेयर में हो। टीचर और स्टूडेंट का है, ठीक है। इस तरह के जो रिलेशनशिप है पेरेंट चाइल्ड का है, ठीक है। इस तरह के जो रिलेशनशिप है जहाँ पे आप वो करते हैं ड्यूटी ऑफ केयर, ठीक है, जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने बच्चे की हिफाजत करनी है, आपका डिपेंडेंट है ना, आपने उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, उसकी बेसिक नीड्स जो है वो आपने फुलफिल करनी है। फूड है, एजुकेशन है, उसके क्लोथ्स हैं, जो भी जितनी है उसकी बेसिक नीड्स हैं वो आपने प्रोवाइड करनी है उसको। तो आप ड्यूटी ऑफ केयर हो कर, ठीक है, इसको बोलते हैं फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप, ठीक है। जहां पे आप ड्यूटी की ऑफ केयर हो कर रहे हैं, इसी तरह काउंसिल का और सोसाइटी का रिलेशनशिप है। वहां पे कोई ऐसी प्लेसेस बने हुए हैं, पार्क्स हैं, ठीक है, डिस्पेंसरीज हैं, बाकी सारी चीजें हैं। काउंसिल की ड्यूटी है कि वो पब्लिक को उसमें उसकी एक्सेस प्रोवाइड करें और वहां पे प्रिकॉशंस जो है वो मेंशन करें, कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है, ठीक है। अगर डिस्पेंसरी में एंटर हो रहे हैं तब, अगर पब्लिक पार्क में जा रहे हैं तो उन्हें किस किस चीज को अवॉइड करना है, तो काउंसिल ड्यूटी ऑफ केयर वो कर रही है। जहां पे ये फुलफिल नहीं हो रही, उस एक्ट को नेग्लिजेंट एक्ट कंसिडर किया जाएगा। समझ जाइए। अब मेरा काम था आपको पढ़ाना, मैं यहाँ पे आता हूँ और आपके साथ एंकर की डिस्कशन करके वापस चला गले पढ़ के, ठीक है। मैंने तो पढ़ाया नहीं, मैंने नेग्लिजेंट एक्ट किया, ठीक है, क्योंकि मैं ड्यूटी ऑफ केयर वो करता हूँ कि मैंने तुम लोगों को इस सब्जेक्ट जो है इसका लेक्चर आज की डेट में देना था और नहीं दिया तो मैंने नेग्लिजेंट एक्ट। नेग्लिजेंस हमेशा वहां पे होगी जहां पे आप ड्यूटी ऑफ केयर होकर, अदरवाइज तो आपका जो भी एक्ट होगा वो तो क्रिमिनल एक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कोई बाप अपने बच्चे को, ठीक है, जो वो छोटा होगा 3 या 4 साल का, उसको रोड क्रॉस करने के लिए तो नहीं छोड़ देगा ना, ठीक है। अगर वो बच्चे को लेके खड़ा हुआ है रोड साइड पे और बच्चा हाथ छुड़ा के भाग जाता है, ठीक है, तो ये उस बाप की ड्यूटी थी कि वो उसको वो उस साइड पे रखे जहां पे रोड की एक्सेस ना हो, और इस बात का ध्यान करे कि वो बच्चा जो है वो रोड की तरफ ना जाए। अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर पाया तो उसका जो एक्ट है वो नेग्लिजेंट एक्ट, ठीक है। उसमें आप उसको क्रिमिनली लायबल नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें क्रिमिनली लायबल हो सकता है नेग्लिजेंट एक्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर ने ऑपरेट करने के बाद प्रॉपर स्टिचिंग नहीं की और ब्लीडिंग होती रही, उस एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में चला गया या उसकी डेथ हो गई, तो उसका क्रिमिनल एक्ट बन जाएगा, ठीक है। पुलिस वाले की ड्यूटी थी, उसके सामने एक क्राइम कमिट हो रहा था, उसने उसको रोका नहीं, ठीक है, और उसके एक्शन में ये हुआ कि क्रिमिनल ने दूसरे बंदे को मार दिया, ठीक है। पुलिस ने नेग्लिजेंट एक्ट किया जो कि क्रिमिनली भी लायबल, ठीक हो गया। अच्छा, अब ट्रेस पासर में बहुत सारी डिफरेंट एग्जांपल्स आपको मिलेंगी बाद जगह पे। अच्छा, ट्रेस पास करने वाले को भी आप इलीगली रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, या उसके अगेंस्ट इलीगल एक्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है
वो एक्सीडेंट से बचने के लिए आपकी प्रेमिसेस में एंटर हो गया, ठीक है, और आपने उसको ट्रेसपासर कंसिडर करते हुए उस पे क्या कहते हैं फायर कर दिए, या उस पर डंडे से हमला कर दिया, ठीक है, या उसको धक्के दे के बाहर निकाल, ठीक है, तो ये जो इनह्यूमेन और डिग्रेडिंग जो ट्रीटमेंट है, इसको भी टॉर्ट जो है वो कवर करता है, ठीक है। तो ट्रेसपासर को भी आप इलीगली रिमूव नहीं कर सकते। ट्रेसपासर को भी रिमूव करने के लिए आपको लीगल प्रोसेस की अडॉप्ट करनी, ठीक है, जो ड्यू कोर्स है उसी को अडॉप्ट करना। ट्रेसपासर को पनिशमेंट भी मिलेगी, लेकिन अगर वो ट्रेसपास जो है वो इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री नहीं है, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बंदे को आइडिया ही नहीं हो सका, वो किसी जगह पे ट्रेवल करके गया हुआ अपने किसी रिलेटिव के पास, और उसको ये आइडिया ही नहीं हो सका कि किस वक्त वो एक प्रेमिसेस से निकल के दूसरी प्रेमिसेस में एंटर हो गया, ठीक है, उस चीज को वो जज ही नहीं कर पाया, ठीक है, और उसको कोई ऐसा एक्ट उसके साथ आप कर देते हैं, तो वो ट्रेसपासर के साथ जो आप इलीगल एक्ट करेंगे उसके लिए आप लायबल होंगे, ना कि वो ट्रेसपासर लायबल, ठीक है। ह्यूमन राइट प्रिंसिपल ऑफ नाउ, अच्छा इसमें एंड में बात करें द राइट टू एन एडिक्वेट जुडिशियल रेमेडी, मतलब आप बैलेंस जुडिशियल रेमेडी देंगे, ऐसा नहीं होगा कि छोटा सा कोई टॉर्चरस एक्ट जो है वो किसी ने कोई एक्शन दी है और आप उसके अगेंस्ट जो है जो कंपनसेशन दे रहे हैं वो बियॉन्ड लिमिट्स है, ठीक है। तो एडिक्वेट जुडिशियल रेमेडी जो है वो भी इसका बेसिक प्रिंसिपल है। Human rights principles are now a much more pervasive source of the law of tort than is European Union law. You will be familiar with general principle of ECHR from your study of British Constitution, जो कि आपने करके बुला दी है. Some relevant general principles are listed here. In some respect, the ECHR has introduced new ways of thinking into domestic laws. Section 6 of HRA 1998 makes it unlawful for public authority. Section 6 of HRA 1998 makes it unlawful for a public authority to act in a way which is incompatible with the convention right. This section has its greatest impact where the defendant to a tort action is a public authority, such as a local council. समझ आ गई है? सच बोला है, मैंने कहा ये कहेगा समझ आ गई तो फिर मैंने इसको कहना एक्सप्लेन करें. Section 6 of the HRA 1998 makes it unlawful of public authority to act in a way which is incompatible with the convention right. मतलब सेक्शन 6 जो है ह्यूमन राइट एक्ट का, वो काउंसिल को बार करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है किसी भी अनलॉफुल एक्ट के अगेंस्ट, जो कि कन्वेंशनल राइट जो है, जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट है, वो जो राइट प्रोवाइड कर रहा है उसके अगेंस्ट हो या उसकी वायलेशन में, ठीक है जी. This section has its greater impact where the defendant to a tort action is a public authority. ठीक है, ये सेक्शन जो है वहां पे इसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा है जहां पे कोई पब्लिक अथॉरिटी हो, जैसे हमारे यहाँ पे यूनियन काउंसिल होती है, उसके अंडर डिफरेंट ड्यूटीज होती है, ठीक है. अगर वो ड्यूटीज फुलफिल नहीं करेंगे तो आप उनको सेक्शन 6 के अंडर लायबल कर सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं. याद रखना, पता लगे आप यूनियन काउंसिल में जाके अगले यहाँ पे तो वो लगा भी देंगे. The courts are, however, themselves public authorities. They therefore have to take account for the ECHR in developing the law. ठीक है, अब पब्लिक अथॉरिटीज में वो कोर्ट्स को भी साथ में कंसिडर कर रहा है और उसको एक्सप्लेन कर रहा है. They therefore have to take account of the ECHR in developing the law. ये कौन से लॉ को डेवलप करने की बात कर रहे हैं? टॉर्ट लॉ तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर है ना. ये जो मैं
पॉइंट में डिस्कशन किया, इसको मैं पहले भी आपको बड़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये कौन से लॉ डिस्कस करना क्या साथ, तुम्हारा तो बेटे इतना सोचना बनता ही नहीं, ठीक है, कि तुम्हें मुखातिब करके मैंने सारा कुछ बताना शुरू किया था। केस लॉ की बात कर रहे हैं, कॉमन लॉ की, जज मेड लॉ की बात। कॉमन लॉ क्या है? जजों के फैसले नहीं, जज मेड लॉ, ठीक है, या केस लॉ, या प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट नहीं समझ लेना इसको, प्रेसिडेंट की बात हो रही है, ठीक है। Even in tort actions between private citizens or private bodies, such as companies, to ensure that the UK is not in breach of ECHR. This is perhaps most obvious in relation to the tort of defamation and Article 10 of ECHR, freedom of expression. ठीक है जी, Article 10 क्या है? ECHR का जी, freedom of expression. Sir, please complete होगी. The ECHR is based on a series of convention rights of a general kind that have to be respected. This is an unfamiliar kind of classification of English law. In order to provide compensation for an interference with convention right, the courts may do one of the following. ठीक है जी, जहां पे इंटरफेरेंस होगी कन्वेंशन राइट के साथ, कोर्ट जो है क्या रेमेडीज प्रोवाइड करेंगी वो देख लेंगे. They may apply an existing tort if a public authority in England kills someone contrary to Article 2 or tortures someone contrary to Article 3. This plainly falls within the existing English law of tort. They may modify an existing tort. For example, Article 2 requires that the state to provide protection against being killed, and Article 3 requires that the state to provide protection against inhumane and degrading treatment. An existing English tort may have to be modified in order to provide the necessary protection. ठीक है जी. They may create, sir, please. They may create a new right of action in damages. It should be noted that Section 8 of HRA provides that a person is not entitled to an award of damages merely because a public authority has acted unlawfully under the ECHR, and the court has a discretion to decide whether an award is necessary in a particular case. ठीक है. अब जो कंपनसेशन की बात हो रही है अंडर टॉर्ट लॉ, उसमें जो डिस्क्रेशन है, कोई क्राइटेरिया लेट डाउन नहीं किया हुआ. मिसाल के तौर पे कोई टॉर्शियस एक्ट के लिए लाइबल अगर होगा, उसके अगेंस्ट कंपनसेशन क्या दी जाएगी किसी को, उसका कोई सेटल प्रिंसिपल नहीं. ठीक है. कंपनसेशन कैसे दी जाएगी उसको, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज होगी, इन टर्म्स ऑफ मनी होगी, ये कोर्ट का डिस्क्रेशन, और कोर्ट वेरी करेगी केस टू केस बेस पे, और एडिक्वेट रेमेडी देखते हुए वो रिलीफ प्रोवाइड करेगी. इनएडिक्वेट कभी भी नहीं होगा. 100 के नुकसान पे कोर्ट जो है वो करोड़ रुपया कभी अवार्ड नहीं कर सकती, ठीक है, मिलियन भी अवार्ड नहीं कर सकती. एडिक्वेट होनी चाहिए रेमेडी, ठीक है, इनएडिक्वेट किसी जगह पे भी नहीं. ठीक है. तो ये कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है कि कोर्ट जो है वो उसको कैसे डिसाइड करती है. More specifically relevant are the articles of the European Convention on Human Rights, which the Human Rights Act 1998 incorporated into UK law, enabling individuals to seek remedies when public authorities act in ways incompatible with the Convention rights. The rights that are relevant to tort law and are beginning to have an impact on the development of case law are as follows. ठीक है जी. HRA मैंने बताया था इनको पहले भी. EU में मैंने पढ़ाया था यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट. ठीक है. तो बेसिकली रिलेटेड था ह्यूमन राइट्स. ठीक है. HRA जो है वो यूके ने पास किया था यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने डोमेस्टिक लॉज में इन्वॉल्व करने के लिए, अप्लाई करने के लिए डोमेस्टिक लॉज को. उन्होंने एक फर्दर एक्ट पास किया था ह्यूमन राइट एक्ट, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी 2000 में.
ठीक है, उसका बेसिक पर्पस ये था कन्वेंशन राइट्स को डोमेस्टिकली यूके सिटीजन्स को प्रोवाइड किया। ठीक है जी। उसका आर्टिकल 2 है जी राइट टू लाइफ, आर्टिकल 3 है राइट टू फ्रीडम फ्रॉम इनह्यूमेन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, आर्टिकल 5 है राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 6 है राइट टू फेयर ट्रायल, आर्टिकल 8 है राइट टू रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ, आर्टिकल 10 है जी राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 13 है राइट टू इफेक्टिव डोमेस्टिक रेमेडी। एक ही दफा ब्रेक कर लें आप, या 5 मिनट के रिलीफ चाहिए? साद ने आज पहली दफा बोला है, वरना साद हमेशा वो बकर को कहता है। आज जब बकर नहीं किया तो कह रहे सर पढ़ लेते। हर दफा मैं देखता हूँ साद इशारा करता है वो बकर को। जी, इसको मैं आज सारी पढ़ा के भेजूंगा, बाकी सब चले जाएं। अली यहाँ से तब जाएगा जब ये सारी स्लाइड्स पूरी हो जाए। तो मुझे पता है ना आज इसका पहला लेक्चर है, उसके बाद ये आखिरी में आएगा या सेकंड लास्ट में आएगा। ठीक है, तो इसलिए आज इसको पूरा कंप्लीट करवा के भेजूंगा, ताकि बाद में ये ना कहना कि सर ने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं करवाया। तो वैसे टेंशन रहती है। मेरा कोई एक आधा लेक्चर में सोचे ऑफिस आ जाता है कंप्लेन करने के लिए, सर आप लेक्चर मिस कर। अभी डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ, तब आप लोगों ने इनके साथ डिस्कस करना है। कोई बहुत अच्छे ATHE के रिमार्क्स नहीं है आप लोगों के असाइनमेंट्स के, जो मैं पहले दिन से आप लोगों को कह रहा था ना कि आप लोग असाइनमेंट अभी तक मुझे आप लोगों के असाइनमेंट जो है वो प्लेजरिज्म चेक होके भी नहीं। ठीक है, तो उनकी कोई अच्छे रिमार्क्स नहीं। कल मैं वो मीटिंग ज्वाइन करता रहा, मैंने लिंक भेजा हुआ था, लिंक कनेक्ट नहीं हुआ, तो मैं उस वजह से जो है वो modern influence on tort law introduction. Very broadly, tort law is one of the methods by which people who have suffered injuries are compensated. मैं आपको स्टार्ट में बता दिया था कि टॉर्ट जो है उसने कंपनसेशन कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया। It deals with whether losses should lie where they fall or should be transferred to someone thought to be to blame, not necessarily in a moral sense for what has happened. ठीक है जी? The person to blame will often be insured or will be a large company or government department, and so the losses will often be spread more widely. For example, when a person is injured by a careless motorist, the motorist insurance company will pay the damages, and the ultimate cost of the accident will fall on the general community pay insurance premiums. ठीक है, अब ये यहाँ पे इसने बड़ी जबरदस्त एग्जांपल कोट। ठीक है, अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली बात कर रहे हैं कंपनसेशन कल्चर की। टॉर्ट ने जो बेसिक किया हुआ है कंपनसेशन कल्चर, किसी को कोई लॉस सफर होता है, ठीक है, जिसको सिविल क्रिमिनल दोनों लॉस रिकग्नाइज नहीं कर सकते, उसको पनिशमेंट भी नहीं मिल सकती, ना ही कोई प्रॉपर्टी है इन्वॉल्व है या कोई एसेट इन्वॉल्व है जिसको आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या रेमेडी हो सकती है? इसके अलावा जो रेमेडी है वो कंपनसेशन है। मिसाल के तौर पे किसी बंदे गाड़ी का एक्सीडेंट हो, ठीक है, नेग्लिजेंस उस ड्राइवर की है, फायर तो हर चीज इंश्योर्ड है। ठीक है, तो उसका जो लॉस सफर उसने किया है ना, वो सारे का सारा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन की सूरत में, अमाउंट की सूरत में जो इफेक्ट है उस एक्सीडेंट का, उसको पे करेगी। ठीक है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी इसका लॉस क्या है? इंश्योरेंस कंपनी उसको जो अमाउंट पे करेगी
उसमें उस बंदे के तो इतने पैसे नहीं होंगे। अगर उसका लॉस ज्यादा हुआ है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका लॉस ज्यादा हुआ है, तो जो बाकियों ने भी प्रीमियम जमा करवाया है अपने इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस कंपनी उससे भी कंपनसेट करेगी। कर इंश्योरेंस कंपनी रही है, ठीक है। सालाना अगर किसी बंदे ने जो है, लेट सपोज 5,000 उसने प्रीमियम जमा करवाया, ठीक है, और जो एक्सीडेंट से लॉस हुआ है बंदे को वो 50,000 है, उसका जो अपना है प्रीमियम है वो तो 5,000 का है। बाकी जो 45,000 कंपनसेट कर रही है इंश्योरेंस कंपनी उसके बिहाफ पे, बाकियों के प्रीमियम से जा रहा है, ठीक है। We have seen that human rights principles are increasingly important in the development of tort law. Other external factors such as insurance have a considerable influence on tort law. Nevertheless, the main source of compensation for accident is state benefit. What is tort? Definition: tort is a branch of civil law. मैंने स्टार्ट में आपको बताया सर, प्लीज। स्टार्ट में आप लोगों को बताया था टॉर्ट जो है वो बेसिकली सिविल रॉन्ग है, ठीक है। तो टॉर्ट इज अ ब्रांच ऑफ सिविल लॉ एज अपोज टू क्रिमिनल लॉ विच प्रोवाइड्स। अच्छा, इसमें कंपनसेशन कल्चर है। क्रिमिनल में क्या है? क्रिमिनल में पनिशमेंट का कल्चर है, सेंटेंस का कल्चर है, ठीक है। टॉर्ट में कंपनसेशन कल्चर है, ठीक है जी, which provides a remedy for a wrongfully inflicted injury or loss or for infringement of a protected interest, ठीक है। अब क्रिमिनल जो है वो नेग्लिजेंट एक्ट को कवर करता है लेकिन कंपनसेशन को नहीं करता, ठीक है। कंपनसेशन जो उसको अवॉर्ड की जाएगी वो की जाएगी अंडर टॉर्ट लॉ। रेमेडी फॉर wrongfully inflicted injury or loss of for infringement of protected interest. However, this definition tells you nothing about what conduct is tortious. You will understand that only when you know what courts counts an injury or loss and what interest the law protects. When tort law declares that an interest is protected, it is said to create a right on the part of claimant against invasion of that interest. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर कोई कंपनसेशन अंडर टॉर्ट लॉ डिमांड कर रहा है या क्लेम कर रहा है, तो वो क्लेमेंट ने प्रूव करना है कि उसका इंटरेस्ट जो है वो इन्फ्रिंज कैसे होगा, ठीक है, उसको लॉस इन्फ्लिक्ट कैसे हो। तो ये जो बर्डन है दैट लाइज विद द क्लेमेंट। एट द सेम टाइम इट इम्पोजेस अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन ऑन द डिफेंडेंट नॉट टू इन्वेड दैट इंटरेस्ट, ठीक है। और जहां पे उसने इस चीज को प्रूव करना है कि उसका कोई इंटरेस्ट जो है वो इन्वेड हुआ है या उसमें इन्फ्रिंजमेंट हुई है, उसके साथ साथ डिफेंडेंट जो है उसके ऊपर भी ये ऑब्लिगेशन है कि वो उसका इंटरेस्ट जो है उसको किसी तौर पे भी इन्वेड ना करे, खत्म ना करे, ठीक है, वायलेट ना करे उसको। स्ट्रक्चर ऑफ टॉर्ट: देयर इज नो सिंगल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्ट लॉ but a series of different torts with different origins and purposes. A glance at the chapter heading in your note textbook will show that the wrong of tort are wide-ranging, comprising inter alia। अब जो टॉर्ट की जो क्या कहते हैं बेसिक रूल्स हैं या आप उसको कह रहे क्राइम्स कह लेना, क्राइम तो नहीं आप कह सकते, या रॉन्ग डूइंग्स हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास टू द पर्सन एंड डेफेमेशन, ये बेसिक्स हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप जजमेंट में जब पढ़ेंगे तो और भी ऐड हो जाए, ऐड ऑन हो जाएगी, लेकिन जो बेसिक है वो यही है। नेग्लिजेंस है, न्यूसेंस है, ट्रेसपास है और डेफेमेशन।
ठीक है जी. You will discover from the study of tort that it protects to different degree and in different ways the physical integrity of the person, property interest, reputation, and economic trust. You see that each specific tort has different requirements for liability, and that each ingredient of the particular tort must be met before a claim can be established. But interests are, sir, please. But interests are protected by law of tort. Different tort deal with different types of harm or wrongful conduct. For example, physical integrity is protected by the torts of negligence, public nuisance, and trespass to the person. Interest in property are protected by torts of negligence, private and public nuisance. अच्छा, प्रॉपर्टी से मुझे याद है, ऑक्यूपाइज लायबिलिटी एक्ट जो बता रहा था ना, वो ये है कि कोई भी बंदा जो ऑक्यूपाई कर रहा है कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, उस प्रॉपर्टी से अगर किसी को लॉस होगा तो उसके लिए वो जो ऑक्यूपायर है वो लायबल हो, किसी नेग्लिजेंस की वजह से, ठीक है, किसी मेल ट्रीटमेंट की वजह से, ठीक है, जो भी एक्ट होगा उसके लिए लायबल उसका ऑक्यूपायर, ठीक है जी. Interest in the use and enjoyment of land are protected by torts of negligent private and public nuisance and trespass to land. Reputation is protected by the tort of defamation. Privacy is protected by torts of breach of privacy and misuse of private information. ठीक है जी. उसमें डेफेमेशन वाला भी, ये डेफेमेशन का ही पार्ट इसको समझे, प्राइवेसी को. ठीक है जी सर. The tort protects these different interests against different kinds of interference, usually by compensation. That is an award of damages for wrongfully inflicted harm. Sometimes an order will be issued by the court to stop the defendant engaging in wrongful conduct, such as, for example, where an indirect interference unreasonably affects the claimant's use or enjoyment of land, constituting an alleged nuisance. An order of the court issued to a defendant is known as an injunction. Injunctions are most commonly granted the tort of nuisance. However, a party wishing to prevent publication of material alleged to be defamatory is less likely to be successful in obtaining an injunction because injunctions are very rarely granted in defamation claims. ठीक है जी. अब बेसिकली जो हमने मेन अभी सर उसको जरा एक्सप्लेन कर दूं फिर आगे. यही बेसिकली हमने कंपनसेशन कल्चर जहां जहां पढ़ा है उसके साथ एक और प्रिंसिपल इस पॉइंट में वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो ये है, कंपनसेशन के साथ साथ कोर्ट जो है वो इसमें इंजंक्टिव ऑर्डर्स भी पास करती है. ठीक है, मिसाल के तौर पे किसी की प्रॉपर्टी जो है वो किसी बंदे से अफेक्ट हो रही है या कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है कोई बंदा, ठीक है, तो कोर्ट उसमें उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर सकती है कि जो उसका एक्ट है इससे उसको स्टॉप कर दिया जाए और फर्दर इन फ्यूचर जो है वो ये हैबिट या ये रूटीन जो है इसको यूज ना करे, ताकि उससे जो उसके नेबर्स हैं या बाकी लोग हैं वो उससे डिस्टर्ब ना हो, इफेक्ट ना हो. तो कंपनसेशन, इसमें कंपनसेशन वाला फैक्टर नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट जो है वो एक ऑब्लिगेशन जो है वो इम्पोज कर रही है डिफेंडेंट के ऊपर कि वो दोबारा से ऐसा कोई एक्ट ना करे. ठीक हो गया. तो उसको बोले, और इसमें कोर्ट जो है लैंड की हद तक जहां पे एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात हो रही है उसकी हद तक इंजंक्टिव ऑर्डर पास कर सकती है, लेकिन इन केस ऑफ डेफेमेशन कोर्ट जो है बहुत रेयरली इंजंक्टिव ऑर्डर पास करती है. ठीक है, कोर्ट मोस्टली जो है वो उसके डिसाइड होने के बाद ही उस पे कंपनसेशन या उसकी जो भी क्लेमेंट का क्लेम होगा उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड. ठीक है जी. अदरवाइज बाकी इश्यूज में कोर्ट जो है वो इंजंक्टिव ऑर्डर भी पास करती है
कर देती है जब तक वो इशू डिसाइड नहीं हो जाता। It is important to note that the law of tort does not protect all interest. In some situations where harm or loss is suffered as a result of another conduct, there is no right to sue because the interest is not one which the law protects. An example of damnum sign injuria arose in Bradford Corporation versus Pickle. वे अच्छा इसमें आगे रेफरेंस दिया हुआ है, अगर आप केस सर्च करेंगे तो उसका कोड भी है साथ में, ठीक है जी। Where the plaintiff supplied water to the city of Bradford, the defendant Pickles owned land through which water were located in undefined underground channels to land owned by the Bradford Corporation. When Bradford Corporation refuses to buy this land at the inflated price he demanded, Pickles began drainage work which diverted the water feeding the corporation reservoirs and diminished the water supply. The House of Lords decided that Mr. Pickle had not committed a tort because, although the corporation had suffered damage, it had not been able to establish a right to the flow of water, as it was not in a watercourse such as stream. Pickle's conduct in diverting the water was a lawful act, and Bradford Corporation had therefore suffered no legal wrong. ठीक है जी, समझ आ गया? हाँ जी, ऐसा आ गया? दानिश नहीं, जायद ये समझ आ गया? बिस्मिल्लाह करें। पहले आपकी बारी, फिर दानिश की बारी, फिर हम जायद की तरफ आगे। दो कंपनीज के दरमियान केस था, ठीक है। एक कंपनी थी, एक इंडिविजुअल था, ठीक है। वो लैंड परचेज की, उसमें उन्होंने वाटर लाइन जो है वो बेसिकली जो जैसे खेत नहीं होते, उन्होंने पानी के लिए उन्होंने एक सिलसिला बनाया होता है, वाटर फ्लो जा रहा होता है, ठीक है। मिस्टर पिकल्स है ना, उन्होंने उसका रास्ता जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। जो कंपनी थी उन्होंने डिमांड की कि अगर आप लैंड परचेज कर रहे हैं तो साथ में ये जो इसका ये सारा सेटअप है इसको भी साथ में आप परचेज कर लें। उसने रिफ्यूज कर दिया उस चीज को, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उस पानी को रोक लिया। इस पर उसने क्लेम किया कि इनने ये टॉशियस एक्ट जो है कमिट की है, जिस पे कोर्ट ने इस पे कंक्लूड किया कि कंपनी के एंड पे कोई भी टॉशियस एक्ट नहीं है, क्योंकि ये कोई वाटर स्ट्रीम नहीं है, कोई नेचुरल सोर्स नहीं है जिसको उसने रोक के कोई इलीगल एक्ट किया है। ये तो उनका अपना क्रिएटेड सोर्स था, ठीक है, जिसके थ्रू वो लैंड को वाटर सप्लाई कर, ठीक है। तो इसलिए जो उनका एक्ट है वो टॉशियस नहीं है, ठीक है जी। Fault, except in the case of instances of so-called no-fault liability torts, intentions or carelessness on the part of fault in tort. This is why the tort of negligence is so dominant a sector of liability. एक मिनट, ये बात
be proved in relation to other torts, such as trespass to person, for example. The Consumer Protection Act imposes strict liability for defective products which cause personal injury and damage to private property. This means that those injured by a defective product do not need to establish fault on the part of the producer. ठीक है जी? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का वो ये एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे आप बाकी सारी चीजों में क्लेम करेंगे ना, तो आपके ऊपर वो होगा क्या कहते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो क्लेमेंट के ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे लॉस या इंजरी सफर हुई है ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्ट, तो जो क्लेमेंट है उसको ये चीज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि उसने जो उसका जो प्रोड्यूसर है उसने डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो है वो उसको प्रोड्यूस की, ठीक है जी। Aims and functions of tort. The overriding purpose of the modern law of tort is to provide an injured claimant with monetary compensation. There are two main mechanisms for compensating innocent victims of actionable injury or loss. These are known as shifting and loss spreading. Loss shifting is where the loss that the innocent claimant suffer is shifted onto the defendant by forcing the defendant to pay the claimant damages. ठीक है जी। अब ये जो एम जो फंक्शंस हैं टॉर्ट के वो क्या है वो इसका एक्सप्लेन करना है। इन केस ऑफ इंजरी और लॉस, ठीक है, या इंजरी होगी या लॉस होगी, तो उसमें टॉर्ट कंपनसेट कैसे कर रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। पहली चीज है शिफ्टिंग और दूसरी है स्प्रेडिंग। Loss shifting is where the loss that the innocent claimant suffers, ठीक है, is shifted on to the defendant by forcing the defendant to pay claimant damages, ठीक है जी। शिफ्ट कैसे किया उस लॉस को? उस लॉस को उसने इस तरह शिफ्ट किया कि जो कंपनसेशन है वो डिफेंडेंट पे इम्पोज कर दी। कंपनसेशन जो है वो डिफेंडेंट प्रोवाइड करेगा। Loss spreading is as a principle of compensation expresses the idea of so-called distributive justice, the spreading of losses among a number of people. This mechanism of compensation is more often underpinned by compulsory insurance. ठीक है, जो मैंने इंश्योरेंस पर एग्जांपल कोट की थी आपको कि एक्सीडेंट होता है, उसका प्रीमियम 5,000 जाता है और लॉस जो है वो 50,000 का हो रहा है, तो उसमें जो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी जो अफेक्टी होगा उसका, वो बाकियों के प्रीमियम से जाए, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव या स्प्रेडिंग जस्टिस की बात हो रही है वो इसकी कैटेगरी में फॉल करेगी। ठीक हो गया? अरे कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, परेशान नहीं होना। अब पूछे, मैं बताऊंगा, फिर परेशान हो क्यों देखते हैं। Tony Weir notes that in most cases the plaintiff is asking for money damages. Generally, he has been hurt in one way or another and is claiming money as compensation for harm suffered, sometimes with a bit extra if the defendant behaved very badly. Though occasionally and increasingly he is more intent on vindication or explanation rather than compensation. Usually, too, he is claiming that the harm was wrongfully caused. Accordingly, we may say that the prime function of the area of social regulation we call tort is to determine when one person must pay another compensation from harm wrongfully caused. वही कंपनसेशन की बात कर रहा है कि टॉर्ट जो है वो बेसिकली कंपनसेशन है उस हार्म के लिए अगेंस्ट जो wrongfully suffered by the affectee. ठीक है जी। The state of mind relating to torts are malice, intention, and negligence. Where a tort does not require any specific state of mind, liability is said to be strict. ठीक है जी। Justice is also an important function of the law of tort, a recognition that a wrong has taken place and that this must be acknowledged and righted.
While compensation is the main function of tort law, it is not the only one. Deterrence and retribution are also said to be important secondary functions. Influential article, the aims of the law of tort, extracted in Looney and Oliphant, Chapter 1, General Introduction, Section 2. The aims of the law of tort summarizes the main purposes of tort law. ये आपको इन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं बुक्स के, जो अदर देन आप सिलेबस जो है उसको पढ़ के अपने लिए गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप मजीद मटेरियल आपको इन बुक से मिल सकता है जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है जी। The defining characteristics of tort law: tort shares certain characteristics found in criminal and contract law. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना, कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी और क्रिमिनल की बात होगी। बेसिकली जो नेग्लिजेंट एक्ट होगा वो क्रिमिनल एक्ट में ही फॉल करेगा, तो क्रिमिनल में तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, तो कंपनसेशन कहाँ पे मिलेगी? कॉमन सेंस। उस्ताद मोहतरम अल्लाह जन्नत नसीब करे फरमाया करते थे कि कॉमन सेंस एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको डिग्री लेने की जरूरत है, और अगर आपके पास कॉमन सेंस नहीं है तो हमारा ऑफिस बॉय और आप एक ही बराबर है। पॉइंट फॉलो किया, तो कॉमन सेंस अप्लाई कर। लॉ बेसिकली अगर आप किसी चीज जगह पे अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं ना, तो लॉ बेसिकली कॉमन सेंस की बात है। हर वो चीज जो कॉमन सेंस को प्रिवेल करेगी वो लॉ है। ठीक है, तो इसलिए कॉमन सेंस जो है ना उसको हमेशा आपने मलूज़े खातिर रखना जब भी आप किसी क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो क्रिमिनल एक्ट भी किसी का होगा ना, क्रिमिनल जैसे अब मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल देता हूँ, किसी का चेक बाउंस होता है, उसकी 489 एफ के अंडर, बड़ा कॉमन सा सेक्शन है, हम सबको पता है। ठीक है, 489 एफ के अंदर उसको सजा मिलेगी, लेकिन 489 एफ कहीं पे भी उसकी अमाउंट की रिकवरी नहीं देता। इसका आप लोगों को आइडिया नहीं होगा। 489 एफ जो है अमाउंट की रिकवरी नहीं देता आपको कहीं पे। अमाउंट की रिकवरी के लिए आपको अलग से सिविल सूट फाइल करना पड़ता है, सूट फॉर रिकवरी का। ठीक है, तो 489 एफ क्या कर रहा है कि उसने एक जो फेक फॉर डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया, इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया चेक की सूरत में, ठीक है, तो उसने एक इलीगल एक्ट किया, उसके अगेंस्ट उसको पनिश कर रहा है। लेकिन 489 एफ आपको उस अमाउंट की रिकवरी नहीं दे रहा। इसी तरह टॉर्ट में जो क्रिमिनल एक्ट्स होंगे उसकी पनिशमेंट मिल जाएगी उसको, लेकिन उसकी वजह से जो उसका क्रिमिनल एक्ट की वजह से जो उसको लॉस हुआ है, ठीक है, वो किस एक्ट के तहत उसको प्रोवाइड किया जाएगा, वो किस लॉ के तहत उसको प्रोवाइड किया जाएगा, वो सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे टॉर्ट में। वो जो उस चीज को, उस एस्पेक्ट को जो सब्जेक्ट या लॉ कवर करता है वो लॉ टॉर्ट होता है। ठीक है, कंपनसेशन जो है वो अंडर टॉर्ट लॉ प्रोवाइड की सर। How does tort law compare with contract law? Tort is a breach of law of obligation like contract, but unlike contracts, which seeks to enforce a single obligation, a promise, the wrongs of tort are wide ranging. ठीक है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट वो है जो दो इंडिविजुअल के दरमियान, ठीक है, जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ना वो सिंगल बंदे के कॉन्ट्रैक्ट को भी एनफोर्स करवा है। ठीक है, the wrongs of tort are wide ranging. Another distinction between contract and tort is that the contract of a tortious obligation is fixed by law. For example, if I knock you down by carelessly driving my car, I am liable to be compensated
because the law imposes a duty to drive carefully and not because I have promised you that I will do so. ठीक है, तो अब ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? लॉ के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, लेट सपोज है, ठीक है, और वो ये है कि आप जो है वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन होंगे, आप कोई इलीगल एक्ट नहीं, ठीक है। और कहीं पे अगर किसी को कोई ड्रंक एंड ड्राइविंग में या कोई ओवर स्पीडिंग में किसी को कोई लॉस या कोई इंजरी इन्फ्लिक्ट होती है, ठीक है, तो आप लीगली बाउंड हैं उसको कंपनसेट करने, ठीक है, क्योंकि आपके उस इलीगल एक्ट की वजह से, रॉन्गफुल एक्ट की वजह से किसी को इंजरी इन्फ्लिक्ट हुई, तो आप उसको कंपनसेट करें, ठीक है। इन कॉन्ट्रैक्ट it is the parties through their various negotiation determine the content of contract. Therefore, breach of contract involves a breach of an obligation voluntarily taken by the person in breach. So, if I fail to deliver the car that you have bought from me, I am liable to compensate you because I have failed to carry out my promise. This distinction is, however, not water right. You will discover इन पार्ट 2 ऑफ द, अच्छा ये जो पार्ट 2 होगा उस गाइड का, बाकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इसके आपको उसमें एक्सप्लेन किया। मैंने कहा है ना, इसको हम, इस सब्जेक्ट को हम डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे, 4 पार्ट्स में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, और हर पार्ट का वो जो पोर्शन है वो स्पेसिफिक होगा उसके लॉ ऑफ टॉर्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ। ये जो पहला पार्ट है ये बेसिकली इसका आप इंट्रोडक्शन कंसिडर करें, ठीक है। That in recent decades, a whole area of tort law has developed based on a voluntary assumptions of responsibility for negligent misstatements, which has blurred the traditional distinction between tort and contract. ठीक है जी, मतलब negligent misstatements जो हैं या assumptions of responsibilities जो है, जिसको मैं आपको कह रहा था कि जैसे वो हमने टॉमलिंसन वाला केस पढ़ा स्टार्ट में, ठीक है, वो assumptions ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो एज्यूम कर रहा है कि लेट सपोज उसके assumption ये है कि जहां पे उन्होंने वो लेक बनाई हुई है आर्टिफिशियल लेक, उसके गिर्द उनको लाइट्स लगा के एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि ये नो स्विमिंग एरिया है, यहाँ पे आप स्विम नहीं कर सकते, ठीक है, हालांकि वहां पे ऑलरेडी नोटिस अवेलेबल है। इसी तरह ये यहाँ पे एक्सप्लेन ये कर रहा है कि जो रिसेंट टाइम है उसमें एवोल्यूशन के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो assumption ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर ज्यादा बेस्ड है, ठीक है। और नेग्लिजेंट मिस स्टेटमेंट, जैसे किसी ने गलती से कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट पास कर दी जिसका उसको आइडिया भी नहीं है, लेकिन वो सारे मामला उसके लिए लाइबिलिटी बन गई, ठीक है जी। और इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते कि आया ये टॉर्ट है या कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, इसमें कौन सी चीज ऐसी जो है वो मिस हैंडल हुई है, ठीक है जी।